तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिस प्रकार मैंने ज्योग्राफी के बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने बताया आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, उसी प्रकार मैं जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न जितने इंपॉर्टेंट हो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है कि जो सम्राट अकेडमी मेरा चैनल है, इस पर जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कितना सब्सक्राइबर कम अभी मेरा न्यू चैनल है। ठीक है, तो मेरा एक टारगेट है 5,000 सब्सक्राइबर तक। ठीक है, 5,000 सब्सक्राइबर तक। मैं जैसा जानता हूँ कि आप लोग की सिवा मेरा संभव नहीं है, जैसा आप लोग हेल्प करेंगे तभी मेरा 5,000 सब्सक्राइबर हो सकता है। तो आप वीडियोज़ को शेयर कीजिए, अपने मित्रों को हमारे यहाँ जोड़िए। ठीक है, आपको बेहतर तैयारी कराई जाएगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। देखिए, कंसेप्ट इज पावर में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार के इंपॉर्टेंट आते हैं और उस क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना आप लोगों को। मैं कुछ ऐसा ट्रिक आपको बताना वाला हूँ कि उस ट्रिक से आप उन क्वेश्चन को कुछ क्लू याद कर पाएंगे और जाके एग्जाम में आप 100% सही करके आएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज प्रश्न कुछ दूसरे स्टाइल से करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इसमें ये भी बताऊंगा किस प्रकार प्रश्न में लिखना है, क्या पॉइंट आपको लिखना है कि एग्जाम में आपको पूरा नंबर देगा। रटना नहीं है कि जिस प्रकार हूबहू मैंने बता दिया उसी प्रकार रट के आप जाना है, नहीं। मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप देखते ही उस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ठीक है, याद करवाने की मैं पूरी कोशिश कराऊंगा आप लोगों को। इसी समय घर पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय आपको कम है, सभी सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो घर पे बाकी सभी सब्जेक्ट का तैयारी करते रहिए। हमारे पास हमारे यहाँ से एक वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड होते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो उसको भी देखिए। घर पे भी अपना अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कीजिए। चलिए, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि 5,000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा करवा देंगे आप लोग। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है आप लोगों को। चलिए, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हम आज के पहले क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, अब आप लोग को बहुत बेहद अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए, ये क्वेश्चन किस प्रकार पहले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो 3 तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है और वह किसका पाचन करता है। अच्छा ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम होता है और वो किसका पाचन करता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। या तो इस प्रकार से नहीं पूछे जाएंगे तो 100% दावे के साथ में कर रहा हूँ, इस प्रकार पूछे जाएगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम लिखिए तथा बताइए कि यह क्या कार्य करता है। या तो इन दोनों प्रकार से नहीं पूछेगा तो फिक्स है कि लास्ट ये इसी प्रकार से पूछेगा, नहीं तो पूछ ही नहीं सकता है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो अब तक 3 ढंग से हमारे एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का 3 रूप है, इन तीनों रूप में से कोई रूप आपको दे देगा। ठीक है, तो आपको देखिए इन तीनों क्वेश्चन को याद होना चाहिए कि अगर ये पूछे तो हमको आंसर क्या लिखना है। तो पूछा है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है और वह किसका पाचन करता है। ठीक है, तो देखिए एग्जामिनर आप में अगर इसमें लिखते हैं आप क्वेश्चन, तो एग्जामिनर एक ही बात पे आपको फोकस करेगा कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो एंजाइम का नाम वो देखेगा और वह देखेगा कि वो किसका पाचन करता है। 2 नाम देखेगा, बीच में आप कुछ भी लिखे रहेंगे तो चलेगा, लेकिन इन दोनों कंडीशन को आपको किसी कीमत पे लिखना होगा। और जो लिख रहे हैं तो उसको ब्लैक पेन से लिखे और अंडरलाइन नीचे कर लीजिए। तो चलिए देखिए उत्तर किस प्रकार लिखेंगे आप। देखिए उत्तर आप बहुत ही सिंपल से लिखेंगे। कह रहा है कि लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा कि लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन और एमाइलेज को मैंने ब्लैक पेन से लिखा, उसके अंडरलाइन कर लिया। तो लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। किसका? यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए 3 जोड़ी की मैंने ब्लैक पेन से लिख के अंडरलाइन कर दिया। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंड या स्टार्च माल्टोज शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब बताइए, देखिए इसमें क्लू आपको क्या याद करना है, आपको बस यही याद करना है कि लार में कौन सा एंजाइम, तो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है। मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, यह टाइलिन नामक एंजाइम किसमें बदल जाता है, तो माल्टोज शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, माल्टोज शर्करा में यह टाइलिन नामक स्टार्च बदल जाता है। तो अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछे कोई लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो चलिए हमारे साथ बोलिए, टाइलिन या एमाइलेज। ये किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताइए, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत है? कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट को पकड़िए क्यों। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट बस आपके दिमाग में चलना चाहिए अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो। ठीक है, अब बताइए कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। आप आराम से जाइएगा एग्जाम में, धैर्य से आप इसको लिख दीजिएगा। तो यही 3-4 पॉइंट याद करना होता है। ठीक है, अब रट्टा मारने लगेंगे तो आपको याद भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पहला बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैं सारे क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा ट्रिक से, और वीडियो को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग के सामने प्यारा से क्वेश्चन आ गया, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो की क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एक बार पहले देखिए, क्वेश्चन आए तो पहले क्वेश्चन को एक दो बार ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि पोषण को परिभाषित कीजिए तथा मृत्युजीवी एवं परजीवी पोषण में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या, एग्जामिनर हमको क्या देखेगा कि पहले पोषण की परिभाषा हमसे देखेगा और देखेगा कि मृत्युजीवी एवं परजीवी पोषण में अंतर यह बताए हैं कि नहीं। यही तो दो तीन कंडीशन देखेगा एग्जामिनर। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि उसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। तो उत्तर दोस्तों यह है कि जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। मृत्युजीवी जीव मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उदाहरणतः कुछ जीवाणु, कवक, जबकि परजीवी बड़े पोषक पर आश्रित रहते हुए उनसे निरंतर पोषण प्राप्त करते हैं, उदाहरण जैसे टीनिया, जोंक, अमरबेल। ठीक है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या हमको याद करना है। तो हमसे पूछा कि पोषण को परिभाषित, पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए कोई जीव द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों की प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहता है। अगर हम किसी, जैसे हम हैं, मनुष्य हैं, हम चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, उससे अगर हम पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। ठीक है। तो वही कह रहा है कि जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों की प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अब देखिए मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो मृतजीवी पोषण उसे कहते हैं जो मृत अकार्बनिक पदार्थों के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो निर्जीव वस्तु, जो मृत, उसमें जान न हो, मृत छोटे छोटे जीवों को वो क्या करते हैं, उससे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, छोटे जीवों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे उदाहरण पे, कुछ जीवाणु, कवक, जबकि परजीवी। देखिए कुछ जीवाणु, कवक, ये क्या है, मृतजीवी हैं, और जबकि परजीवी बड़े पोषक पर आश्रित होते हैं। जो परजीवी होते हैं वो बड़े पोषक पर आश्रित होते हैं, उससे निरंतर पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे टीनिया, जोंक, अमरबेल। जैसे जोंक क्या होता है, जोंक जैसे हम लोग जीवित हैं, हम लोग का खून पीता है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा परजीवी कहलाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अब आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मृतजीवी किसे कहते हैं, परजीवी किसे कहते हैं, और उन्हीं से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वो सब, तो उसी को पोषण कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, 1% आपको दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है। तो चलिए अभी तुरंत आपको याद भी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर होता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें। कह रहा है कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। कह रहा है एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन में क्या अंतर है। तो चलिए एक बार हम लोग आंसर पढ़ते हैं, फिर हम लोग दिमाग लगाएंगे इसे किस प्रकार याद करेंगे। तो आंसर है, एक कोशिकीय जीवों की अपेक्षा बहुकोशिकीय जीवों की जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि विशेष कार्य हेतु इनमें विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती हैं तथा उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है, जबकि एक कोशिकीय जीव सरल संरचना वाले होते हैं तथा इनमें जनन की कोई विशेष कोशिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे याद करें, तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद करने का। कह रहा है कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। तो आप इस प्रकार याद कर सकते हैं कि देखिए एक कोशिकीय जीवों की अपेक्षा बहुकोशिकीय बहुत जटिल होता है। पहला पॉइंट, बहुत क्या होता है, जटिल होता है। और दूसरा पॉइंट आप याद करेंगे कि इसके जो कोशिका होते हैं, ये कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं, और उत्तक किनका, अंगों का निर्माण करते हैं। और बहुकोशिकीय शरीर में, बहुकोशिकीय जो होता है शरीर में इनकी स्थिति निश्चित होती है, जबकि कोशिकीय जीव में सरल संरचना वाले होते हैं। जो एक कोशिकीय होते हैं वो शरीर में सरल संरचना वाले होते हैं और उसमें विशेष कोशिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बस इतना पॉइंट आपको याद करना है कि एक कोशिकीय के अपेक्षा बहुकोशिकीय बहुत जटिल होता है। बहुकोशिकीय के जो कोशिका होती हैं वो उत्तक का निर्माण करती हैं, उत्तक अंग बनाते हैं। ठीक है। बहुकोशिकीय शरीर में एक सरल संरचना होती है, एक निश्चित होती है, जबकि एक कोशिकीय संरचना वाले होते हैं। एक कोशिकीय जो होता है एक सरल संरचना वाले होते हैं, इसमें जनन कोशिका विशेष कोशिकाएं नहीं होती है। ठीक है। जनन की कोई विशेष कोशिकाएं नहीं होती। देखिए सिंपल तरीके से आपने याद कर लिया, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। कह रहा है पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए।
चलिए देखते हैं कि पुरुषों में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर देंगे कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। तो देखिए सिंपल तो है, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इन्हें हेटेरोसोम भी कहते हैं। देखिए इन्हें हेटेरोसोम, इसे ब्लैक पेन से आपको अंडरलाइन कर देना है, इसे हेटेरोसोम भी कहते हैं। लिंग गुणसूत्र नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। यह प्रायः एक्स और वाई, यह प्रायः यक्स और वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण इन्हीं गुणसूत्रों द्वारा होता है। पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र यक्स वाई होते हैं। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, हमसे पूछा था क्वेश्चन कि पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए, तो हम लोग आराम से इसको कर दिए कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसे क्या कहते थे, हेटेरोसोम भी कहते थे, ठीक है। और लिंग गुणसूत्र नर और मादा दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि यक्स और वाई के रूप में होते हैं। और देखिए पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र यक्स वाई होते हैं और हम लोग के महिलाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र यक्स एक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिए महिलाओं में यक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुषों में यक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम लोग याद भी कर लिए हैं, ठीक है। तो बताइए लिंग गुणसूत्र में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं और नर और मादा में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं और यक्स वाई के रूप में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे और पुरुषों में पाए जाने वाले गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बेहद अच्छा क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पे, इसे भी हम लोग आसानी से समझेंगे, ठीक है, कंसेप्ट से। कह रहा है यदि निषेचन न हो तो गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो देखिए उत्तर आप लिख सकते हैं, बायो का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भीतरी परत जो मोटी और उत्तकी होती है, यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में 1 महीने का समय लगता है। यह ऋतुस्राव या रजोधर्म कहलाता है। ऋतुस्राव की अवधि 2 से 8 दिनों की होती है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं अपने ढंग से, ठीक है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह कुछ पॉइंट है और किससे म्यूकस के रूप में रुधिर के रूप में क्या होती है, निष्कासित होती है। और यह क्या होता है, यदि निषेचन नहीं होता तो ये गर्भाशय की भीतरी परत क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है और उत्तकी होती है। यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर या म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में महीने का समय लगता है, कितने महीने का, 1 महीने का समय लगता है। यह ऋतुस्राव रजोधर्म कहलाता है। ये ऋतु जो स्राव होता है क्या कहलाता है, रजोधर्म कहलाता है। ऋतुस्राव की अवधि 2 से 8 दिनों की होती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इस तरह याद कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बायो का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाश्म किसे कहते हैं। देखिए जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म कितने पुराने होते हैं, इसका आकलन किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि जीवाश्म किसे कहते हैं और जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसका आकलन किस प्रकार करेंगे हम लोग। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए पहले एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन है कि, और इसका आंसर देंगे कि पत्थरों अथवा पहाड़ों पर प्राचीन काल के जंतु एवं पौधे के अवशेष पाए जाते हैं। इन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण बर्फ से सुरक्षित जीवों में माथ, गेंडा, मोलस्क जीवों के कवच आदि। जीवाश्मों की सहायता से हमें विभिन्न कालों में हुई घटनाओं का पता चलता है तथा पौधों व जंतुओं के विकास का क्रम पता चलता है। पत्थर की आयु से जीवाश्म की आयु ज्ञात की जा सकती है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो कि जीवाश्मों में होते हैं के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो देखिए वेरी सिंपल है, आप पहले इस तरफ आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए जीवाश्म किसे कहते हैं। तो जीवाश्म उसे कहते हैं कि जैसे आप समझिए आप आम भाषा में, जैसे बहुत पुराने समय की बात है, बहुत प्राचीन काल में अगर पहाड़ों में या पत्थरों में, ठीक है, और कोई जंतु या पौधा का अवशेष मिला हो जो दबा हो पहले से, ठीक है, इन अवशेषों को ही जीवाश्म कहते हैं। समझ रहे हैं, बहुत पुराने पत्थर और पहाड़ों में अगर कोई जीव दबा हुआ हो, अगर वो जीव मिलता है खुदाई के बाद, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखे आए जैसे उदाहरण में बर्फ में सुरक्षित जीवों में माथ, गेंडा, मल्टोस जीवों की कवच, ठीक है। गेंडा वगैरह बड़े बड़े जीव अगर बर्फों में दबे हुए हैं, बहुत साल हमको मिल रहे हैं, उसको देख रहे हैं हम लोग, तो उसे जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्मों की सहायता से हम विभिन्न कालों का भी पता करते हैं। अगर उन जीवाश्म को देखकर हम पता कर लेंगे कि हाँ कितने साल पुराने हैं, ठीक है, तो वही लिखा है कि हमें विभिन्न कालों से हुई घटनाओं का पता चलता है उनकी जीवाश्मों से, तथा पौधे व जंतुओं के विकास का क्रम भी पता चलता है। कह रहा है कि इनकी आयु कैसे ज्ञात करते हैं, तो पत्थर की आयु से जीवाश्म की आयु ज्ञात की जा सकती है। जो पत्थरों में दबे होते हैं तो पत्थर की आयु से हम पता कर लेंगे कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। और यह रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। रेडियोधर्मी पदार्थ किस में होते हैं, उन जीवाश्मों में जो पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई दिक्कत है इसमें, 1% दिक्कत नहीं है।
जो भी चीज था कि जीवाश्म किसे कहते हैं, तो पत्थरों एवं पहाड़ों में प्राचीन काल में दबे हुए जीव जंतुओं जो हमें अवशेष मिलते हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। ये कितने पुराने होते हैं तो हम उनके पत्थरों से उनकी काल का पता लगा सकते हैं। ये इसका आकलन किस प्रकार करते हैं, तो इस प्रकार करते हैं। देखिए इस सरली क्या बता देंगे, तो बताइए कोई दिक्कत कोई नहीं। अब अभी आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा तो मुझे किस प्रकार बनाकर किस तरह इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो कोई बताइए कि दिक्कत कोई 1% दिक्कत नहीं होगा। आप वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उसे समझने की कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। बेहद अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे, जिस प्रकार सारे क्वेश्चन को कंसेप्ट से पढ़े हैं। आगे वीडियो जो भी आएंगे कंसेप्चुअल ही आएंगे, ठीक है। आप बस वीडियो पर लगातार बने रहिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है अगर प्लेनेरिया या हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दें तो इसका क्या परिणाम होगा, इस क्रिया का वर्णन कीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्लेनेरिया क्या होता है और हाइड्रा क्या होता है। तो ये कह रहा है प्लेनेरिया हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दें तो इसका क्या परिणाम होगा, इस क्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए 2013 में एक प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में इसी प्रश्न को इस प्रकार पूछा है कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन द्वारा अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। तो अभी क्वेश्चन को पता चल जाएगा आपको कि प्लेनेरिया होता है क्या, हाइड्रा क्या होता है। जब ये दोनों पता चल जाएगा तब क्वेश्चन को किस प्रकार लिख देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, इसके बाद आंसर नोट कीजिए, मैं फिर बताऊंगा आपको ट्रिक याद करने का। कह रहा है यदि प्लेनेरिया या हाइड्रा को अनेक टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग वृद्धि एवं विभाजन द्वारा संपूर्ण हाइड्रा एवं प्लेनेरिया का निर्माण कर लेता है। यह शरीर नव निर्माण की इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। ट्रेम्बले के अनुसार, देखिए वैज्ञानिक हैं, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ट्रेम्बले के अनुसार पुनः 1.6 mm तक का हाइड्रा का टुकड़ा पूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है, ठीक है। देखिए प्लेनेरिया हाइड्रा एक प्रकार का समुद्री जीव है। अब बात को समझिए, इसका क्वेश्चन कहने का मतलब ये चीज़ है। देखिए प्लेनेरिया हाइड्रा एक छोटे जीव होते हैं। प्लेनेरिया हाइड्रा एक छोटे जीव होते हैं, बहुत ही छोटे जीव होते हैं। अगर उन छोटे जीव को अगर हम इस तरह टुकड़ों में अगर काट देते हैं, सोचेंगे कि आधा 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 कई टुकड़ों में भाग में उस जीव को काट दें तो वो मर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद वो छोटा जीव एक संपूर्ण जीव में निर्धारित हो जाएगा, एक मतलब कि पूरा शरीर रूप धारण कर लेगा, ठीक है। और वही उन्होंने ट्रेम्बले ने कहा था, और उन्हीं को देखिए उन्हीं शरीर को एक नए रूप में निर्धारण को पुनरुद्भवन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रेम्बले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया इसके बारे में कि अगर उसको 1.6 mm तक भी उस जीव को काट देते हैं, इतना छोटा कर देते हैं कि 1.6 mm तक हो जाए, तो वो भी एक हाइड्रा का टुकड़ा 1.6 mm हाइड्रा का टुकड़ा भी एक पूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये है, बताइए आप समझ में आ गया ना कि प्लेनेरिया हाइड्रा क्या है। तो प्लेनेरिया हाइड्रा एक समुद्री छोटे जीव होते हैं, अगर उसको काट दिया जाए तब भी वो अपने संपूर्ण जीव बन जाते हैं कुछ दिनों बाद। और ट्रेम्बले ने कहा था कि 1.6 mm तक हाइड्रा जो होता है छोटा जीव, अगर उसको इतना छोटा कर दिया जाए 1.6 mm तक, तब भी वो अपना पूर्ण शरीर धारण कर सकता है। अब बताइए कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन ये था ना कि अगर प्लेनेरिया हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दें तो इसका क्या परिणाम होगा, तो इसका यही परिणाम होगा कि अपने पूर्ण रूप में धारण हो जाएगा यह, ठीक है। इस क्रिया का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आप लिख के समझ जाएंगे। बताइए आपके दिमाग में तुरंत याद हो जाएगा कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं सारे में आपके साथ हूँ, बस आप हमारी हेल्प करते रहिए, आप वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंडों को हमारे यहाँ जोड़िए। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया आप लोगों को, ऐसे भी हम लोग ट्रिक कंसेप्चुअल से ही याद करेंगे। कहा है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। अभी हम लोग पता करेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। तो वही हमसे कहा है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो चलिए पहले हम प्रश्न एक बार पढ़ेंगे, आप लोग नोट करेंगे, इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए उत्तर लिखें। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जिस संतति का जन्म होता है वह आनुवंशिकीय रूप से पूरी तरह अपने जनक के समान होती है। अतः इसकी संततियों विभिन्नताएं होने की प्रायः संभावना नहीं होती है। अलैंगिक जनन विधि मुख्यतः एकल जीव निम्न पादपों तथा जंतुओं में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, इसके आगे और है, मैं उसको भी पढ़ के सुनाता हूँ। पाया जाता है उदाहरण जैसे प्रोटोजोआ, कॉको तथा कुछ निम्न जीव जैसे प्रोटिस्टा, स्पंज, सिलेंट्रेटा व प्लेनेरिया आदि। इसके विपरीत लैंगिक प्रजनन द्वारा युग्मकों के संलयन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जाति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। यह विभिन्नताएं जैव विकास का मुख्य आधार हैं। यह जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं किंतु उच्च श्रेणी के जंतुओं में उपस्थित होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। अलैंगिक जनन समझते हैं क्या होता है।
अलैंगिक जनन मतलब कि अगर छोटे जीव के साथ अगर प्रजनन कराए, पर अगर छोटे जीव आपस में प्रजनन कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें विशेष प्रकार की कोशिका ही हो तभी उसके समान वह बनेगा। अगर विशेष प्रकार की कोशिका भी नहीं है तो अगर उसके साथ प्रजनन कराया जा रहा है तब भी वह अपने रूप धारण कर लेंगी, और रूप धारण करने के बाद उनसे देखिए उनमें अलग अलग विभिन्नताएं की संभावना भी नहीं होती है, उन्हीं के रूप में वो ढल जाएंगी। लेकिन देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, जैसे हम लोग अगर पैदा हुए हैं तो देखिए हम लोग अपने माँ बाप से कुछ विभिन्नताएं अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो लैंगिक जनन प्रजनन युग्मों के संलयन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जाति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये विभिन्नताएं जो विकास का मुख्य आधार है। यह जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतुओं में अनुपस्थित होता है, लेकिन किंतु उच्च श्रेणी के जंतुओं में उपस्थित होता है। तो वही कह रहा है कि जो लैंगिक जनन होता है वो निम्न श्रेणी के जंतुओं में नहीं पाया जाता है। हम लोग की जो श्रेणी के जंतुओं में पाया जाता है उस श्रेणी जंतुओं के जैसे हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, बड़े जो जीव जंतु हैं उन श्रेणियों में पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन क्या लाभ है, ठीक है। तो यही लाभ होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप इस ढंग से याद कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बेहद अच्छा क्वेश्चन आप लोग के पास आ गया है कि कह रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के परिवहन में क्या अंतर है। जाइलम तथा फ्लोएम क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के परिवहन में क्या अंतर है। तो चलिए उत्तर लिखिए, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। एक और जाइलम लिख लीजिए, जाइलम को दारू कहते हैं। ये दारू जो पीते हैं वो दारू वाला नहीं है, ठीक है। आप अभी समझ में आएगा कि क्या होता है। जाइलम को दारू कहते हैं, फ्लोएम को पोषवाक कहते हैं। अब देखिए जाइलम में पहला पॉइंट है कि दारू एक जटिल उत्तक है जो वाहिकाओं द्वारा मृदुतक और दारू रेशों से मिलकर बना होता है, ठीक है। फ्लोएम में पहला पॉइंट है यह चालनी नलिकाओं, कोशिकाओं, पोषवाह मृदुतक और पोषवाह रेशों से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट लिखिए जाइलम में कि वाहिकाओं का निर्माण परस्पर उपस्थित कोशिकाओं की भित्ति के पूर्ण तथा आंशिक विघटन से होता है। और फ्लोएम में दूसरा पॉइंट लिखिए कि चालनी नलिकाएं आपस में चालनी पट्टिकाओं द्वारा जुड़ी रहती हैं। और तीसरा पॉइंट जाइलम में लिखिए दारू मृदुतक कोशिकाएं जीवित होती हैं। और जाइलम फ्लोएम में लिखिए कि चालनी नलिकाएं और कोशिकाएं जीवित होती हैं, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार से ये क्या है, कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो जाइलम कोशिकाएं और फ्लोएम कोशिकाएं, तो जाइलम कोशिका और फ्लोएम कोशिका में अंतर पूछा था तो इस प्रकार आप लिखेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जाइलम होता है, जाइलम को ही दारू कहते हैं तो इसलिए लिखा है दारू एक जटिल उत्तक है जो वाहिकाओं द्वारा मृदुतक और दारू रेशों से मिलकर बना होता है। तो जाइलम किससे, तो दारू रेशों से मिलकर बना होता है। और फ्लोएम किससे, तो पोषवाह रेशों से मिलकर बना होता है, ठीक है, क्योंकि फ्लोएम को पोषवाह कहते हैं। तो पहला पॉइंट ऐसे ही आप लोग जान गए कि जाइलम किससे, दारू रेशों से मिलकर बना होता है। अब फ्लोएम किससे, तो पोषवाह रेशों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे वासिकाओं का निर्माण परस्पर उपस्थित कोशिकाओं की भित्ति के पूर्ण तथा आंशिक विघटन से होता है। और फ्लोएम में चालनी नलिकाओं आपस में चालनी पट्टिकाओं द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो इस प्रकार इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, आप आराम से इसको आराम से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, नो डाउट होगा आपको इसमें। अब हम इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और उसे अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे उसी तरह जिस तरह हम लोग सारे क्वेश्चन को किए हैं। देखिए एक पॉइंट छूट गया था, उसमें एक पॉइंट और चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि दारू का मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पादप के अन्य भागों में पहुंचाना होता है, ठीक है। तो देखिए आप समझ गए आप लोग कि फ्लोएम जाइलम किस में पाया जाता है, तो पौधों में। तो कह रहा है कि दारू का मुख्य कार्य यह होता है कि जड़ों द्वारा, जैसे कोई भी पेड़ है उसके जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल होता है, अवशोषित जल को सूख कर खनिज लवणों को पूरे भाग में, पूरे पेड़ में पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या होता है कि इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पदार्थों के अन्य भाग में पहुंचाना होता है। तो आप लोग समझ गए, जाइलम तो होता है जड़ के द्वारा अवशोषित जल को पूरे शरीर में पहुंचाता है। और फ्लोएम यह होता है कि सूर्य के प्रकाश से पत्तियों द्वारा जो इसका भोज्य पदार्थ होता है उसको पत्तियों द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो आप समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, इसके उपोत्पाद या अंतिम उत्पाद क्या हैं। या तो इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं अभी बताऊंगा कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप प्रश्न उतार लीजिए, आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न आपने उतार लिया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, इसके उपोत्पाद या अंतिम उत्पाद क्या है। या तो इसी क्वेश्चन को पूछेगा स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। प्रश्न उम्मीद करता हूँ उतार लिए होंगे, आंसर नोट कीजिए, फिर हम लोग समझेंगे क्या होता है स्वपोषी पोषण। पढ़ते ही आप समझ जाएंगे। स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ है स्वयं को शोषित करना,
जैसे हरे पादप, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इस प्रकार वे जीव जो अपने भोज्य का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं तथा ऐसा पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे स्वशोषित हैं। स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है और इसके उपोत्पाद ग्लूकोज व ऑक्सीजन है। देखिए, जैसा एक एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं बेहद अच्छा, जैसे 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में अगर मैं जल मिला दूँ 12H2O तो यह पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश से ग्लूकोज बना दीजिएगा C6H12O6 प्लस जल का निर्माण करेगा 6H2O और ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकल जाएगा 6O2 के रूप में। तो अब मतलब आप समझ गए कि स्वपोषी उसे कहते हैं जो स्वयं से अपना भोजन बनाता है। ठीक है, जैसे पेड़ अपने स्वयं भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो एक तरह के अधिकांश पौधे क्या कहलाते हैं, हमारे स्वपोषण कहलाते हैं, स्वपोषित होते हैं। वो देखें, पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे क्या होते हैं, स्वशोषित होते हैं, जिससे स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जल और कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जो स्वयं भोजन अपना बनाते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। अधिकांश पौधे हमारे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पौधे जैसे जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जल हुआ, पर्णहरित सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बेहद अच्छा क्लियर हो गया होगा। बेहद अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूरा नोट करना है आप लोगों को। अब वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। मैं लगातार निरंतर बना रहूंगा आप लोगों के साथ। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पे, देखिए बेहद अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे कंसेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों यह है, कह रहा है कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं रंध्र क्या होता है। तो कह रहा है, पादप की पत्तियां अन्य कोमल वायवीय भागों की वाय त्वचा में छोटे छोटे छिद्र में पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। जैसे फूल देखें हैं, फूल अगर फूल के बीच में देखें तो कोई छिद्र रहेगा, ठीक है, छिद्र रहेगा छोटा, उसी को रंध्र कहते हैं। और उस रंध्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं और पूरे वो जड़ में चला जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और वहां से वो पौधा विकसित होने लगता है। रंध्र मालूम चल गया कि पादप की पत्तियों अन्य कोमल वायवीय भागों की वाय त्वचा में, वाय मतलब बाहरी त्वचा में छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। मतलब कि अगर अपना भोजन प्राप्त करेंगे प्रकाश की किरणों द्वारा तो उन्हीं रंध्रों के द्वारा आदान प्रदान होगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन प्राप्त करेंगे। बताइए, रंध्र समझ में आ गया आप लोगों को? 100% क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेहद अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और उसी प्रकार कंसेप्चुअल समझेंगे, रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन यह है कि वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है, उस पाचक रस का नाम लिखिए जो वसा के पाचन में सहायक होता है। या तो इसी क्वेश्चन से पूछेगा कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ते हैं या कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। तो दोस्तों यह है कि वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो आहार नाल की छोटी आंत में होता है। तो एक बात तो पहले ही मालूम चल गया आप लोगों को कि वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, आहार नाल की छोटी आंत में होता है। ग्रहणी में पीत रस द्वारा वसा का इमल्सीकरण होता है। तो देखिए, ग्रहणी में पीत रस द्वारा वसा के क्या होता है, इमल्सीकरण होता है तथा छोटी आंत में पाए जाने वाले लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। तो कोई पूछेगा कि वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या बताएंगे, लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। और वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो आहार नाल की छोटी आंत में होता है, ठीक है। अब देखिए, यह भोजन की वसा को वसीय अम्ल तथा
ग्लिसरॉल के अणुओं में विखंडित कर देता है। कह रहा है कि यह भोजन के जो वसा होता है उसके वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के अणुओं में क्या कर देता है, विखंडित कर देता है। तो अब बताइए क्वेश्चन रट्टा मारने की जरूरत है, 1% नहीं है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, वसा का पाचन आहारनाल की किस भाग में होता है, तो छोटी आंत में होता है। आहारनाल की छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। उस पाचक रस का नाम लिखिए, तो क्या किसमें, लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन होता है और जो वसा का पाचन सहायक होता है। तो देखिए ये किसमें चेंज कर देता है, तो ये भोजन के जो वसा होते हैं उसको किसमें कन्वर्ट करता है, तो वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के अणुओं में क्या कर देता है, विखंडित कर देता है इसको। तो अब बताइए कोई दिक्कत, 1% दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन मैं रखता हूं, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होंगे कि नहीं, और वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी आपको लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करें और लाइक करें, और अधिक से अधिक, जो मैंने 5000 सब्सक्राइब का बहुत छोटा टारगेट है आप लोग के हिसाब से, ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो ये अचीव हो जाएगा हमें, ठीक है। तो 5000 पहले सब्सक्राइब मेरा अचीव करवाइए, ठीक है। मैं निरंतर बना रहूँगा, जो कमेंट करेंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों कल की बात मैं कर रहा हूँ, कल शाम को 4-4:30 बजे मैथ की वीडियो मेरी आएगी, बेहद अच्छा, कम से कम 1 घंटे की वीडियो मैथ की रहेगी, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखना ना भूलें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने मित्र, आपके जितने भी मित्र हो इसको इसमें जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, जिस प्रकार जो क्वेश्चन में करा हूँ क्वेश्चन को करते रहिए, घर पर भी अपना टाइम टेबल बना दीजिए, ठीक है, कि आपको किस प्रकार पढ़ना है, ठीक है। कम से कम 8-9 घंटा आप डेली पढ़िए, क्योंकि 2 महीने आप मेहनत कर लेंगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारे बात को आप जो भी मैं बता रहा हूँ आप इसका रिस्पेक्ट करते हो, कदर करते होंगे और हमारे बात को मानेंगे भी, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए।